सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. Charge on second body is found to be Q2 after charging then। तो यहां देखिए ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक दूसरी बॉडी है जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल बॉडी के पास इस चार्ज को यदि लाया जाएगा तो यहाँ पे Q2 के बराबर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब हम इतनी बात तो जानते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा ये इससे तो कम ही होगा या किसी केस में बराबर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि Q1 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q2, हमेशा ज्यादा रहेगा Q1 Q2 से या बराबर भी हो सकता है। तो यहां से Q1 बाय Q2 की जो वैल्यू है हम कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होने वाली है। तो ये रिलेशन होगा उस चार्ज में और इंड्यूस्ड चार्ज में। सो Q1 बाय Q2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, डी ऑप्शन जो है हमारे पास हमें मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन देम एज। तो हम एक बात तो जानते हैं कि यदि 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं कुछ सेपरेशन फाइनाइट सेपरेशन पर, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है। F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट K इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सही बात है। अब हमें वेरिएशन बताना है फोर्स का डिस्टेंस के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यदि हम सिर्फ डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो ये तो समान रहने वाला है। सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है इनमें से जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें यदि ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे ये चीज याद करवाई जाती है कि ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, लेकिन मैं आपको इसको रटवाने के साथ साथ समझाना भी चाहता हूं कि आप ग्राफ्स में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखी हैं, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x² और y इज इक्वल टू 1/x³। दिख रहा है आपको? तो ये पहला है y इज इक्वल टू 1/x, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x² एंड ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x³। इन तीनों के ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ग्राफ देख रहे हैं क्योंकि वही मैक्सिमम टाइम रेलेवेंट रहता है हमारे लिए। तो आप देखिए सबसे पहला ये ब्लू कलर से लिखा है, ग्रीन कह सकते हैं, ग्रीन कलर से ग्राफ बना हुआ है। ग्रीन कलर से ग्राफ कौन सा है? ये वाला। ये आप देख सकते हैं ग्राफ इस तरीके से है। जैसे ही मैंने पावर एक x की बढ़ा दी, ग्राफ का जो कलर है वो हो गया है येलो टाइप का, यानी कि ये बीच वाला ग्राफ हो गया है, ठीक है, बीच वाला ग्राफ हो गया है। उसके बाद x की पावर में और बढ़ा देता हूं, x की पावर 3 कर दी, तो पिंक कलर का ग्राफ हमें मिलता है, पिंक कलर का ग्राफ हमें मिलता है। तो अब इन तीनों में अंतर क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ग्राफ कैसा होगा। ये देखिए, जैसे जैसे यदि आपके पास रिलेशन कुछ ऐसा है 1/x से रिलेटेड, x की पावर है, मान लीजिए यहाँ पे अल्फा कह देता हूं, अल्फा की वैल्यू है 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। जैसे जैसे अल्फा की पावर हम बढ़ाते जाते हैं, ग्राफ ग्रीन से होकर ये पिंक हो जाता है। ग्रीन से लेके पिंक होने का मतलब ये है, ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से शिफ्ट होने लगता है। मान लीजिए ग्राफ आपने ये ड्रॉ किया है,
ग्राफ आपने ये ड्रॉ किया है, तो इस ग्राफ को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करते जाइए तो आपको हायर पावर का ग्राफ मिलता जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 पे यदि ये ग्राफ है तो अल्फा की वैल्यू 2 पे जो ग्राफ है थोड़ा सा इसको टिल्ट करके बना दीजिए। इसको टिल्ट करके बनाएंगे तो यहां से तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू 2 के लिए है, अल्फा की वैल्यू 1 के लिए था। पेन ही बदल लेता हूं, चलिए। अल्फा की वैल्यू 2 के लिए ग्राफ बनाया है मैंने ऐसे, इस तरीके से। अल्फा की वैल्यू 3 के लिए यदि ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ मिलेगा, थोड़ा सा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करना है तो ये मिलेगा कुछ ऐसे, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलने वाला है। इतना एक्यूरेट नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट जो है ग्राफ ऐसे बनता है। तो जैसे जैसे 1/x की तरह से आपको फंक्शन दिया है, x की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो ग्राफ को आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है, आपको अपना ग्राफ मिलता जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि y = 1/x² का ग्राफ हो, चाहे x³ का हो, चाहे x का हो, नेचर लगभग ऐसा ही आता है, ऊपर से ऐसे गिरते हुए, फिसलनी टाइप का। तो यहाँ सिर्फ एक ऐसा ही ग्राफ है, एक ही ऐसा ग्राफ है जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब यदि आपको इतनी नॉलेज नहीं भी है तो भी आप सिंपल लॉजिक से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, और डिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो फोर्स जीरो के बराबर बता रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर? तो यहां देखें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यदि चले जाएं तो ग्राफ ऐसे ही रह रहा है, विच इज नॉट जीरो, तो ये वैसे गलत हो गया। इस ग्राफ को देखें, यहां ये कह रहा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कुछ है ही नहीं ग्राफ, इसको ऑब्जेक्शनेबल मान सकते हैं। यहां ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां ये कह रहा है कि फोर्स बढ़ता ही जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी गलत है। दूसरी बात हम कहेंगे कि यदि डिस्टेंस बहुत ज्यादा जीरो है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगने वाला है। तो इसमें हमें डाउट था, तो यहां देख सकते हैं कि डिस्टेंस यदि जीरो हो गई चार्जेस के बीच में तो फोर्स इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। यही ऑप्शन सही है क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये लक पे डिपेंड होता है, बिकॉज यदि कोई ऐसा ही ग्राफ दे दिया जाए तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ये चीज याद रखें, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे क्लॉकवाइज में आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है ग्राफ को, बस आपका काम हो गया। और नेचर लगभग ऐसा ही है सारे ग्राफ्स का। तो अगला सवाल हमारे पास है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी विच इज एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट क्या होता है? तो हम ऐसा एक रिलेशन ढूंढेंगे जिसमें कुछ नोन क्वांटिटीज हो, जैसे ऑप्शंस के हिसाब से न्यूटन आ रहा है और मीटर आ रहा है, कूलाम आ रहा है, वोल्ट आ रहा है। तो एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए जिसमें न्यूटन आता हो, फोर्स आता हो, एप्सिलॉन नॉट आता हो, चार्ज आता हो, जो है हमारे पास कूलम्स लॉ। तो है वो कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहां आ जाएगा आपके पास F इंटू आर स्क्वायर। देखिए इसका यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, कुछ यूनिट नहीं है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आपको मिल जाता है, वही आपका सही आंसर है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में काफी बार पूछा जाता है और सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं कि क्या यूनिट होगा, और डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख के बताइए डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, Q1 is equals to 6 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equals to 2 माइक्रोकूलम is 12 न्यूटन। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बराबर है 12 न्यूटन के। इफ Q बराबर -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ द चार्जेस, तो बताना है कि नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो एक बार सवाल को ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने की बजाय आप यूज करें, थोड़ा सा आप देखें सवाल को, थोड़ा सा पीछे हट के देखें। अच्छा, एक बार देखें तो सही कि इन चार्जेस को ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, क्या पता सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसी अप्रोच जो है आपको रखनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, कि हम पूरा अभी सॉल्व नहीं करें, एक बार देखें कि क्या कुछ आ सकता है, क्या डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है क्या, तो ऐसा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये चीज आती हो करना, सॉल्व करना भी आता हो। तो यहां देखिए 6 माइक्रोकूलम में मैं ऐड करूंगा -2 माइक्रोकूलम, तो कितना आ जाएगा +4 माइक्रोकूलम।
और दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और इसमें मैं -2 माइक्रोकूलम जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 0। अब 0 और 4 माइक्रोकूलम के बीच में फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। चार्ज ही नहीं है भैया, चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही हमने डिफ्यूज कर दिया, चार्ज नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं बनता तो हम प्रॉपर तरीका सॉल्व करते हैं, प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करते हैं कि k 6 × 2 × 10⁻⁻12, ये मैंने माइक्रोकूलम को कूलम बना दिया है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मान लिया r के बराबर है, इज इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, k × ये वैल्यू मान लीजिए आ जाती है, लेट्स से q1 आ जाती है जोड़ने के बाद, नया चार्ज जोड़ने के बाद, या आ जाती है q2, डिस्टेंस अभी भी सेम रहेगी और नया फोर्स आपको निकालना है कितना होगा, लेट्स से f के बराबर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, हमको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक बात। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10। अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the line joining two equal charges q and q। इक्वल चार्ज बोल दिया तो लिखना जरूरी नहीं था, पर ठीक है, चलिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पे चार्ज है q और यहाँ पे एक चार्ज है q और ये एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिए जाते हैं। लाइन का मतलब ऐसे नहीं रस्सी बांध दी हो, बस लाइन है, ऐसे दिखा दिया है, ये लाइन है, चार्जेस यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं। स्मॉल q को रखा जाता है बीचों बीच, स्मॉल q को रखा जाता है बीचों बीच, यहाँ पे है स्मॉल q। अब डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आए कि मिडिल में रख दिया है या यहाँ डिस्टेंसेस का रेशियो इतना है, तो आप एक वेरिएबल मान सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना, ठीक है, आंसर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो यहां मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस जो है ये l के बराबर है और ये वाली डिस्टेंस भी l के बराबर है, टोटल डिस्टेंस 2l के बराबर है। टोटल डिस्टेंस l भी मान सकते हैं, 2l भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, 3l भी मान सकते हैं, 3.25l भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे 2l के बराबर डिस्टेंस मान लिया टोटल, और इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया l। द सिस्टम ऑफ, सवाल पढ़िए एक एक वर्ड, सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस, किसका सिस्टम, 3 चार्जेस का सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ये और ये तीनों आए, यानी कि मैं एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें ये तीनों चार्जेस आए, और उस सिस्टम के लिए क्या बात कही गई है, विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी इस सिस्टम का हर एक अंग जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हर एक चार्ज पर फोर्स जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, F net on each of the charge in the system will be zero। आप देखिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, आप बढ़िया स्वस्थ जो है काम कर रहे हैं अपना, तो कहते हैं हमारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है। मान लीजिए किसी भी पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो रहा है मुझे या फिर सर में दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पूरा सिस्टम काम ढंग से नहीं कर रहा है, भले ही बाकी सारे पार्ट्स काम कर रहे हो लेकिन सर काम नहीं कर रहा। तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम लाना है, इसका मतलब हर एक पार्ट में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0, इसके ऊपर टोटल फोर्स 0। अब फोर्स लगाने वाला है कौन, बाहर से तो कोई है नहीं, ये दोनों ही तीसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये आपस में ही फोर्स लगाएंगे और वो टोटल फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, मैं पहले इस पे बात करता हूं, ये आया है बेचारा नया, इसके ऊपर बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से होगा इस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ या ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज इस पे कुछ भी हो, चार्ज इस पे कुछ भी हो, फोर्स जो है KQQ अपॉन L स्क्वायर या KQQ अपॉन L स्क्वायर के बराबर लगेगा और नेट फोर्स जो है 0 के बराबर लगने वाला है। चाहे इसका चार्ज कुछ भी हो, ये दोनों एक समान फोर्स लगाएंगे इस चार्ज पर, ये दोनों चार्ज कहेंगे यार हमारा जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो बराबर है और चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो भी बराबर है, तो हम तो बराबर फोर्स लगाएंगे। हम दोनों, ये दोनों इसको खींचेंगे भी बराबर फोर्स से, ये दोनों इसको रिपेल भी करेंगे बराबर फोर्स से, तो इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली भगवान का साया है, ये नेट फोर्स 0 है इसके पास। कुछ भी हो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर रखा जाएगा तो ये नेट फोर्स इसका 0 हो जाएगा। सही बात भी है कि कुछ कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, कि वहां पे यदि कोई बैठ गया तो कोई टेंशन नहीं है, फोर्स 0 ही आएगा, चाहे कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
लेकिन सिस्टम की बात करनी है, किसी भी पार्ट को भूलना नहीं है। सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना, हमें इस पर भी ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान देना है। अब हम एक बात सोचें कि ये दोनों जो है सिमेट्रिक तरीके से रखे हुए हैं, तो यदि मैं इसको इक्विलिब्रियम में ला देता हूं तो ये बेचारा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे है Q, यहाँ पे है स्मॉल q, यहाँ पे है कैपिटल Q। इसके ऊपर इसकी वजह से एक रिपल्शन होगा डेफिनेटली, बिकॉज सेम तरह के चार्जेस हैं। तो फोर्स कितना होगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2L का स्क्वायर। इस पर नेट फोर्स 0 करना है। इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, मैं मान लेता हूं ये नेगेटिव चार्ज ही होना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर एक फोर्स इधर है, टोटल फोर्स 0 करना है। तो इसकी वजह से फोर्स इस तरफ होना चाहिए, और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ तभी होगा जब ये नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस बात को मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, बिकॉज तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, बिकॉज इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से इधर है। अब एक फोर्स इसकी वजह से इधर होना चाहिए, तभी टोटल फोर्स 0 हो सकता है। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स हो जाएगा K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम कर दीजिए इस वाले चार्ज का, कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब टोटल फोर्स 0, यानी दिस फोर्स बराबर दिस फोर्स इन मैग्नीट्यूड K Q Q अपॉन 4 टाइम्स L स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर, K से गया K, Q से गया Q, आपको मिल गया Q बाय 4 इज इक्वल टू Q। तो ये मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है। नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो साइन के साथ यदि आपको चार्ज बताना है तो आप कहेंगे Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाय 4। तो हमारा आंसर होगा माइनस ऑफ Q बाय 4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया।